नमस्ते। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, आनंदमय होंगे और कोरोना के टाइम में अपने घर में ही होंगे। और चूँकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो बाहर तैयारी करते थे वो या कोचिंग क्लासेस में जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी संस्था ने जो है YouTube पर ये ऑनलाइन क्लास का सिस्टम शुरू किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम और डिस्टेंस की। यूपीएससी का के जितने भी सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं उसमें से जो है एक ये भी है। लगभग हर साल उन्होंने जो है टाइम और डिस्टेंस से जो है क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर भी देखते हैं, आपको मालूम है पिछले तमाम वीडियोस में आपने ये देखा कि हम लोगों ने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर भी डिस्कस किए। तो उनके क्वेश्चन पूछने का टाइम और डिस्टेंस में जो भी तरीका होता है उन्हीं को ध्यान में रख के टाइम और डिस्टेंस की एक क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां पर टाइम और डिस्टेंस का नाम हम लोग रखेंगे मोशन। इस टॉपिक से आप ये समझ जाएंगे कि थोड़ा सा जो हम लोग स्लाइटली जो है फिजिक्स का टच रखेंगे। और क्यों रखेंगे इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 2011 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे थे मोशन से, और दोनों क्वेश्चन आप देखिएगा जो है और वो दोनों क्वेश्चन जो थे वो ग्राफ पे आधारित थे। तो थोड़ा सा जो है हम लोग मोशन मतलब फिजिक्स का हल्का सा टच रख के जो है इसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है बेसिक क्या है उसके बारे में जाने। टाइम डिस्टेंस कायदे से जो होता है डिस्टेंस, फिर होता है टाइम और फिर होता है स्पीड। एक जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है सारे लोगों को मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये पढ़ा था। इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा जो दूसरे तरीके से भी आपको बता रहा हूं। एक्चुअली स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड। या तो मीटर प्रति सेकंड होती है और या तो किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक। ये अगली चीज इसमें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, तो आप क्या बताएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। ठीक। अब उसके आगे हम लोगों का जो टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो हमने नाम दिया मोशन। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस पे जो है
ग्राफ से रिलेटेड सिंपल चीज़ें जो है जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। और तो सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस का जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, और सबसे पहले स्पीड को देखेंगे। और स्पीड के बारे में अभी हमने लिखा डिस्टेंस, टाइम, यही बोला। ग्राफ पेपर देखा होगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है टाइम है और ये जो है डिस्टेंस का। कोई भी कर्व ऐसे खींच लेते हैं। एनी कर्व ड्रॉन एट डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। ये किसको शो करेगा? ये क्या शो कर रहा है? द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। दिस ग्राफ shows the ratio between distance and time, and the ratio between distance and time is called speed. तो कोई भी कर्व जो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ पे खींचा गया है वो स्पीड को शो करता है। नेक्स्ट, अब इसमें कई तरह के ग्राफ होते हैं जिनको जो है आपको जानना चाहिए। तो हम जब भी इस दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे तो टाइम एक्सिस को दिखाएंगे, और इस पे जो है डिस्टेंस। और अगली चीज़ ये भी जो है क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जो है टाइम जो है एक्स एक्सिस पर ही रहे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पर। टाइम वाई एक्सिस पर भी रहता हो सकता है और डिस्टेंस, लेकिन अमूमन जो आप किताब देखेंगे तो उन बुक्स में जो है, इवन की एनसीईआरटी में भी जो है टाइम को एक्स एक्सिस पर ही रखा। लेकिन आप 2011 का जो है क्वेश्चन देखिएगा, 2011 सी सेट यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखिएगा। इसमें उसने क्या किया है कि यूपीएससी इस तरह के जो है ट्विस्ट करती रहती है। टाइम को उसने जो है वाई एक्सिस पे रख दिया है और डिस्टेंस को उसने जो है एक्स एक्सिस पे रख दिया है। इस तरह के जो है वो ट्विस्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि टाइम जो है एक्स एक्सिस पर ही रहे और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पर। अब स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट कर्व ऑन डिस्टेंस एंड टाइम एक्सिस shows the constant speed. या यूनिफॉर्म स्पीड कह लें। ठीक, तो ये हो गया आपका 1। दूसरा जो है यहां पे खींच दे रहे हैं, सेम 2 स्ट्रेट कर्व है। ये फॉर ए है एंड दिस इज फॉर बी। बोथ आर स्ट्रेट कर्व, लेकिन दोनों के नेचर में अंतर क्या है कि द स्पीड ऑफ बी इज मोर देन स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ बी इज मोर देन स्पीड ऑफ ए। कैसे, उसको देख लेते हैं एक बार। ये टाइम का है, मान लीजिए ये सेकंड में है, और ये जो है डिस्टेंस है और मान लीजिए ये मीटर में है। कोई भी ऐसे जो है, ये फॉर ए है और ये दिस इज फॉर बी। अब मान लीजिए कि इस इंटरवल में दोनों ने कितनी दूरी तय की,
अभी, और हमने अभी आपको स्पीड की डिफिनेशन बताई। स्पीड मींस डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। तो इस यूनिट टाइम में उसने जो है कि इन दोनों ने कितना ट्रेवल किया, ये आप देखिए। यहां से इसको देखने का तरीका क्या है, यहां से जो है आप इसको ऐसे मिलाएंगे, इन दिस टाइम इंटरवल ए ट्रेवल दिस डिस्टेंस, ए के लिए, और इतने ही टाइम इंटरवल में बी ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो आप आराम से जो है दोनों को देख सकते हैं कि बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन ए इन दैट स्पेसिफिक टाइम। तो सर्टेनली बी इज मूविंग फास्टर देन ए। तो जिसका भी स्लोप ज्यादा स्टीपर होगा, स्टीपर मतलब तीक्ष्ण, तेज होगा, जिसकी ढाल तेज होगी उसकी स्पीड जो होगी ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट, साथ साथ आप लोग अपना नोट करते रहिएगा। थर्ड, ये टाइम हो गया और ये हो गया आपका डिस्टेंस। और स्ट्रेट कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कर्व है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। व्हाट दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ, ठीक, तो टाइम तो बढ़ रहा है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। शुरू में भी इतना था, यहां भी जो है इतना है, आगे चल के भी इतना है, तो मूवमेंट नहीं है, मतलब स्पीड इज 0। ये मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर कर्व है तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टैटिक पोजीशन, मतलब वस्तु विरामावस्था में है। नेक्स्ट, अगला कर्व देख लेते हैं। फिर वही कह रहा हूं, टाइम और डिस्टेंस। अब इसमें थोड़ा सा जो है अलग हट के जो है कर्व बना ले रहा हूं। और अगर प्रीवियस ईयर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब पूछा हुआ है कहीं। इसका मतलब क्या हुआ, और इसी तरह से जो है मान लीजिए थोड़ा सा इसको यहां से टच करा दे रहे हैं और ऐसे इसको डिवाइड करते चल रहे हैं। ये इक्वली डिवाइडेड है मान लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इस टाइम इंटरवल में उसने कितनी दूरी तय की, तो इस टाइम इंटरवल में उसने कितनी दूरी तय की, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। इतनी दूरी तय की। अगर आगे चल के फिर हम लोग इस इंटरवल में दोनों ये मान लेते हैं कि दोनों इंटरवल जो है सेम है, ये और ये दोनों इक्वल है। थोड़ा सा और पहले कर ले रहे हैं अगर आपको लगे कंफ्यूजन। तो कितना तय की, इतना तय किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो पर यूनिट टाइम में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम और हर इज मोर। यदि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है प्रति इकाई समय में, पर यूनिट टाइम में उसके द्वारा तय की गई दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब होता है एक्सेलरेटिंग स्पीड, मतलब वस्तु की चाल में त्वरण है, तो सर्टेन कुछ न कुछ जो है एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब कि जैसे जैसे वस्तु ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग। तो सिंपल है कि अगर कोई भी कर्व डिस्टेंस एक्सिस की तरफ बेंड होता है तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेटिंग स्पीड। इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो ये होता है कि अगर ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है और कोई जो है कर्व टाइम एक्सिस के ऊपर बेंड है तो इसका मतलब होता है कि वो धीरे धीरे जो है उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब डीसेलरेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मंदन। मतलब कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। तो ये टाइम और डिस्टेंस और टाइम का जो है हमने आपको एक बेसिक जो है ग्राफ बताया, जो कहीं ना कहीं जो आया होता, और सी सेट में इस तरह के बेसिक ग्राफ वो पूछते हैं। एक तरह का और चीज बता दे रहे हैं जिसको आप जानते रहिए। अभी आपने स्पीड का ग्राफ देखा, अब एक टाइप का ग्राफ और देख लेते हैं और वो है एक्सेलरेशन। सबसे पहली चीज कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जो लोग पहली बार, जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे वो बिल्कुल पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जो है सी सेट में पूछती है और पूछा भी है। 2011 में इससे क्वेश्चन आया है, उसी को ध्यान में रख के इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपसे। v का मतलब वेलोसिटी होता है, स्पीड वेलोसिटी। अंतर क्या होता है कि ये वेक्टर होता है और ये स्केलर होता है। वेक्टर स्केलर भी नहीं समझ में मान लीजिए आ रहा है तो इसमें जो है दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती है। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ पे अगर आपने कोई कर्व खींचा तो ये कर्व जो होगा वो एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण, को दिखाता है। त्वरण का मतलब होता है स्पीड बढ़ना और इसी का जस्ट उल्टा होता है मंदन, स्पीड घटना। मतलब त्वरण का नेगेटिव जो होता है मंदन कहलाता है। ये एक्सेलरेशन शो करता है। अब इसके पहले जो स्पीड वाला बताया तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखिएगा। पहला जो है ग्राफ खींच रहा हूं, क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे अगर ये t है और ये v है तो डेल्टा v, और ये जो है t है तो v और t के बीच का जो रेशियो होगा वो एक्सेलरेशन को शो करता है। और ये जो ग्राफ, ये कर्व है, जो स्ट्रेट कर्व है, वो क्या करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि टाइम और डिस्टेंस के उस पर जो है इस तरह का जो स्ट्रेट कर्व, अगर कोई स्ट्रेट कर्व है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है। अगर इस तरह से दो हैं, ये A है और ये B का है, तो आपको बताया कि द स्पीड ऑफ B इज़ मोर देन A। अगर इसी तरह से इसमें होगा, ये A का एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये B का एक्सेलरेशन दिखा रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो है एक्सेलरेशन ऑफ B इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। आगे अगली चीज T और फिर वही V।
अगर इस तरह से कर्व होगा तो है तो एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि जस्ट इसके पहले डिस्टेंस और टाइम में हमने आपको बताया था, तो धीरे धीरे जो है उसकी स्पीड कम हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन, या हिंदी में कहते हैं मंदन। और अगर ये टी की तरफ झुका हो, टाइम एक्सिस पे झुका हो तो, और अगर ये v है और ये t है, और अगर ये वेलोसिटी वाले एक्सिस पर झुका है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन और बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया ये चीज। अगली चीज, एक ग्राफ और देख लीजिए। अगर ये टाइम है और ये v का है और ये इस तरीके से है, और कंपेयर भी कर लीजिएगा दोनों का, जैसे डिस्टेंस और टाइम वाला हमने किया था, ये t है और ये d है, तो इसके बारे में हमने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टैटिक पोजीशन, बट इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ स्टैटिक पोजीशन, लेकिन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों, कैसे? अगर ये स्पेसिफिक टाइम लिया तो भी वेलोसिटी उसकी इतनी ही है, आगे चला तो भी उसकी वेलोसिटी इतनी ही है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो सर्टेनली एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इससे रिलेटेड जो मेन चीज बतानी है, और स्पेशली एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से, ये बेस्ड हमने किया है 2011 के यूपीएससी के सी सेट के पेपर के आधार पर। क्वेश्चन क्या है, जब हम क्वेश्चन वाले सेगमेंट में आएंगे तभी बात करेंगे। इस तरह से एक टी है और एक बी, ये, और कोई एक जो है इस तरह से हमने ग्राफ कर्व खींच लिया, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक, यहां से हमने एक इसको कर लिया, इसको मान लिया 0, इसको मान लिया a, एंड दिस इज b। ठीक, तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया डेल ट्रायंगल 0AB। इसको बताने के पीछे मेन मोटिव ये है कि इससे हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन जो है 2011 के यूपीएससी सी सेट में उसने पूछा था, जो बिल्कुल बेसिक था, उसमें कहीं कैलकुलेशन उसने नहीं करवाया था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को वो चेक कर रहा था। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना हो तो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू OB इंटू AB। ठीक, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का बेसिक फार्मूला होता है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो OB क्या है, OB टाइम है, तो फॉर टाइम बिंग इसको जो है इग्नोर कर देते हैं। तो OB क्या है, OB टाइम है, तो टाइम ये मान लीजिए जो है t0 टाइम है, तो इसको t0 लिख लेते हैं। और AB इस पर क्या है, AB अगर ध्यान से देखेंगे तो AB जो है वो इज इक्वल टू इसके बराबर है, और ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी v0 है, तो AB का मतलब हो गया v0। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, लेकिन हमको यहाँ फिजिक्स जो तो की पढ़नी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। मतलब कि जो आपने ये निकाला, ये 1/2 हमने इग्नोर कर दिया, तो ये निकला क्या, डिस्टेंस निकला। इट मीन्स कि वेलोसिटी और टाइम के
ग्राफ पे अगर ये कर्व है और इस कर्व ने कितना एरिया कवर किया, ये किसको शो करता है? तो ये डिस्टेंस को शो करता है। बात समझ में आई? ये जानते रहिएगा। और इसी पे आधारित 2011 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो दिस एरिया शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चल के यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचा, कितने टाइम में पहुँचा? t0 टाइम में वो पहुँचा। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन वाले सेगमेंट में आएंगे तब बात करेंगे। तो ये ग्राफ का कुछ हमने जो है आपको बेसिक बताया, इसको आप जानते रहिए। ग्राफ से आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरह से उन्होंने पूछा है ये आगे चल के हम बताएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से जो ट्रेडिशनल पार्ट है इसका, वो हमने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमने शुरू में बताया था यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। यूनिट कन्वर्जन, मीटर पर सेकेंड से और किलोमीटर पर आवर से कैसे चेंज करते हैं ये देख लेते हैं। एक एग्जांपल रख लेते हैं। मान लीजिए कि जो है 5 मीटर पर सेकेंड को हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट दिस मीन? दिस मीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग 5 मीटर इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग 5 मीटर। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है इन पर आवर। तो पर आवर का मतलब हो गया 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60, देन 60 इंटू 60 सेकेंड में वो कितना चलेगा? तो 5 इंटू 60 इंटू 60, ये मीटर पर घंटा हो गया। इसको आप जो है मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए। तो आप जो है मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। हमको ये दिखाना है यूनिट कन्वर्जन के लिए किया क्या था। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 से 5, 3, मतलब 5 इंटू 18 अपॉन में 5, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड को अगर आपने 18 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप जान लीजिए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना होगा तो आप 18 अपॉन में 5 से कन्वर्ट करेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो 5 अपॉन में 18 में कन्वर्ट करेंगे। ये यूनिट कन्वर्जन का हो गया। अब उसके आगे यूनिट, इस चैप्टर में हम लोग जो है सब लेंगे। पर्सन, ट्रेवलिंग, ट्रेन, ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग इसी में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो अब स्पीड का मतलब ये हो गया, तो थोड़ा सा इसको और कर दे रहे हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। या टाइम अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक ही फार्मूले से ये बाकी दोनों फार्मूले भी निकले हुए हैं। अब उसके आगे देख लीजिए। सपोज कीजिए कि इफ यू हैव गिवन, क्वेश्चन पूछते कैसे हैं कि अ पर्सन ट्रेवल 200 मीटर इन
10 मिनट्स। तो व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यह क्वेश्चन पूछा गया। सपोज कीजिए कि फार्मूला भूल गया, ये होता है चांस। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 10 मिनट में, अगर हम फार्मूला नहीं, 10 मिनट में 200 मीटर चलता है ये, तो 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 1 आवर में जो है वो कितना चलेगा, 200 अपॉन में 10 इंटू 60, 0 ये मीटर पर आवर है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 से भाग देना पड़े। 1000 से भाग देंगे तो 2 0, ये मतलब 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये तब के लिए है जब आपको फार्मूला नहीं याद रहता है, और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। फार्मूला याद करेंगे तो जो है डायरेक्ट फार्मूले में रख लेंगे, नहीं तो ऐसे भी आप जो है आराम से जो है इसको निकाल सकते हैं। ये इसी तरह से जो है क्वेश्चन वो पूछते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट इट इज गिवन दैट with a speed of 60 kilometer per hour, how much distance a person can travel in 2.5 hours? मैं फिर कह रहा हूं कि मान लीजिए फार्मूला नहीं लगाना चाहता, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना चलेगा, 0.5 आवर का मतलब कितना हो गया, आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में कितना चलेगा, 0.5 में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। तो कितना हो गया टोटल, 150 किलोमीटर। तो 2.5 आवर्स में वो कितना चला, 150 किलोमीटर। ये स्पीड के बेसिक फार्मूले से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यूपीएससी का जो ट्रेंड है डिस्टेंस और टाइम में, उसको जो है फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अभी हमने आपसे स्पीड के संबंध में बात की। एक तरह की और स्पीड होती है, और वो होती है रिलेटिव स्पीड। और एक स्पीड और होती है जिसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। स्पीड के संबंध में जो हमने बताया वो क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये जो फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला यहां भी चल जाएगा, यहां भी चल जाएगा। थोड़ा सा जो है इसमें चेंज होता है। रिलेटिव स्पीड होता क्या है ये जानिए। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। जैसे 2 ट्रेन्स आर मूविंग,
तो एक मूविंग ट्रेन की स्पीड दूसरे मूविंग ट्रेन के कंपैरिजन में, और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसमें जो मेन चीज है वो उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, वो होता है उसके बाद हम लोग फिर आगे एवरेज स्पीड पर भी जो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी आपसे कहा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेशन में दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो इट मींस कि सर्टेनली दो स्पीड होंगी, दो मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों की स्पीड होंगी अपनी। साथ साथ इसमें जो होता है क्या होता है, डायरेक्शन का भी जो है रोल होता है। मतलब सीधा सीधा कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट, उनकी आपको स्पीड पता होनी चाहिए और उनका डायरेक्शन क्या है। तो यूजुअली जो है या तो सेम डायरेक्शन होता है और या तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। रिलेटिव स्पीड जो है दो जगह यूज होता है। एक तो जो है जैसे ट्रेन्स के रिलेशन में हो गया या पर्सन के रिलेशन में हो गया, ह्यूमन बीइंग, ठीक। और दूसरा जो यूज होता है वो रिवर और बोट के संदर्भ में होता है। रिवर और बोट का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा रिलेटिव स्पीड के ही कंसेप्ट पे होता है। और यहाँ पे ट्रेन और पर्सन जब तक दो मूविंग नहीं होंगे, देयर आर टू मूविंग ट्रेन्स या देयर आर टू मूविंग पर्सन्स, तब जो है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। तो इसीलिए जो है इसको जो है अलग से बता रहे हैं। तो स्पीड मालूम होनी चाहिए और डायरेक्शन में भी क्या होता है, दो ही होता है, एक सेम डायरेक्शन होता है और एक अपोजिट डायरेक्शन होता है। रिलेटिव स्पीड में अगली चीज जो आपको बतानी है कि व्हेन सरफेस इज डिफरेंट, और व्हेन सरफेस इज सेम। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बला है, नई चीज कोई नई चीज नहीं बता रहा आपको। मैंने कहा कि ट्रेन के संदर्भ में, रिवर बोट के संदर्भ में जो है रिलेटिव स्पीड आता है, तो उसमें बहुत बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो सबको एक साथ कंपाइल करके एक साथ जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हेन सरफेस इज डिफरेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे दो ट्रेन्स का हो गया, ट्रेन हो गया, पर्सन हो गया, तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। मान लीजिए हम और आप चल रहे हैं तो दोनों अलग, एक के ऊपर एक तो चलेंगे नहीं, जो अलग अलग। तो उसी को हमने कह दिया, एक नया नाम दे दिया, व्हेन सरफेस इज डिफरेंट। व्हेन सरफेस इज सेम, जैसे रिवर और बोट, रिवर एंड बोट। नदी के ऊपर नाव होती है, नाव के ऊपर नदी तो होती नहीं जो है, या एक्सेलरेटर, और आप चढ़ के एक्सेलरेटर पे आप खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप ऊपर चली जाती है जो है। बहुत बार जो होते हैं, अगर आपको जल्दी पहुंचना हो तो एक्सेलरेटर के साथ साथ आप भी जो है ऊपर चलते हैं, तो आपकी खुद की भी स्पीड और एक्सेलरेटर की स्पीड, तो दोनों वहाँ पर भी जो है रिलेटिव, तो वो भी जो है इसी में आ जाएगा। अब हमने कहा कि स्पीड होनी चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसी को याद करने का एक जो है तरीका बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर जो है व्हेन डायरेक्शन इज सेम, जब एक ही डायरेक्शन हो, सीधा सीधा, तो ट्रेन और ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में जब डायरेक्शन एक ही होता है तो हमेशा
जो होता है डिफरेंस निकाला जाता है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जब एक ट्रेन इसी दिशा में चल रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी हमेशा उसका दोनों का डिफरेंस होगा। लेकिन जब रिवर और बोट के संदर्भ में आप निकालेंगे, जिस दिशा में जो है रिवर चल रही है या जिस दिशा में स्ट्रीम चल रहा है या उस धारा चल रही है, अगर उसी दिशा में जो है नाव चला रहे हैं तो सर्टेनली नाव की स्पीड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है स्पीड जो है जोड़ दी जाती है। बात समझ में आई? एंड व्हेन स्पीड इज अपोजिट, जब स्पीड जो होती है अपोजिट होती है, तब ट्रेन और पर्सन के संदर्भ में, ट्रेन या पर्सन के दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। लेकिन रिवर के डायरेक्शन से अपोजिट अगर बोट चल रही है तो स्पीड कम होती है, तो वहां पर जो है डिफरेंस निकाला जाता है। ये याद करने का एक तरीका है जहां पे आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, एक साथ जो है आप याद कर लेंगे, इसीलिए ये चार्ट हमने आपको बना के दिया था। फिर से जैसे मान लीजिए कि देयर आर टू ट्रेन्स, और ट्रेन है मान लीजिए एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरे की 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एंड बोथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। देयर आर टू ट्रेन्स, फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग with 60 kilometer per hour and second train is moving with 40 kilometer per hour in the same direction, then what will be the relative velocity? तो बस सीधा सीधा आपको करना क्या है, 60 माइनस 40, अगर सेम डायरेक्शन है तो 20 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हेन बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो है आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। इसी को रिवर और बोट के भी संदर्भ में आप मान लीजिए कि नाव की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और रिवर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। ये रिवर, ये बोट हो गया और ये जो हो गया आपका रिवर हो गया, एंड बोट की का डायरेक्शन भी रिवर के ही डायरेक्शन में है कि धारा के डायरेक्शन में है, तो सिंपली 6 + 4 दैट इज 10। और यहाँ पर क्या होगा, अगर बोट जो है रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट चल रही है तो 6 - 4 दैट इज 2। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेटिव स्पीड का भी जो फार्मूला हो गया वो कुछ भी नहीं, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, टाइम, वही सेम फार्मूला, फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक ना। रिवर बोट के भी संदर्भ में तो टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में ये बड़ा अच्छा एक है कि फार्मूला बहुत नहीं, एक ही फार्मूला वो हर जगह यूज होता है। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया, क्लियर। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि कब ऐड करना है और कब सब्सट्रैक्ट करना है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो है एवरेज स्पीड की भी बात कर लेते हैं। हमने बात की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और अब बात कर ले रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड की। जब आप बाइक चलाते हैं अपने शहर में
तो वो ना तो स्पीड होती है ना रिलेटिव स्पीड होती है, वो एवरेज स्पीड होती है। क्यों होती है कि सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता हूँ और यहाँ से हमको जो है सीपी जाना है, कनॉट प्लेस जाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, और मान लीजिए कि जो है 20 किलोमीटर में गया, 20 किलोमीटर हमने अपनी कार से ट्रेवल किया। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो होता नहीं है, कहीं जो है आपकी स्पीड कम होगी, कहीं तेज होगी, कहीं आप रेड सिग्नल पे रुकेंगे। तो वैसे में आपसे अगर पूछे कि आप किस स्पीड से आए, तो वो स्पीड एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपने घड़ी में देखा कि आपने 12 बजे दोपहर में जो है चलना शुरू किया और आपको जो है 2 बज गए पहुंचने में, 2 PM हो गए, तो आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 2 घंटे में तय किया। यही आपकी जो हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी 20/2, 10 किलोमीटर। हो सकता है आप अलग अलग टुकड़ों में गए हों, जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे पहले जो है चांदनी चौक गया, चांदनी चौक मान लीजिए जो है 8 किलोमीटर है यहाँ से, और चांदनी चौक से फिर जो है सीपी 12 किलोमीटर है। चांदनी चौक में मैंने कुछ काम किया थोड़ा बहुत, तो मतलब चांदनी चौक तक पहुँचने में मान लीजिए हमको जो है 1 घंटे लगे, 1 आवर लग गए। और फिर चांदनी चौक रुक के फिर मैं सीपी गया, कनॉट प्लेस गया, तो चांदनी चौक से कनॉट प्लेस पहुंचने में जो है हमको मान लीजिए जो है 2 घंटे लग गए। तो एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि डॉक्टर मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस हमने जो है कुल 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमने जो ट्रेवल किया, द टोटल डिस्टेंस अपॉन में द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 20 किलोमीटर तय किया और टोटल टाइम जो 1 और 2 3 ये। तो यही है एवरेज स्पीड। तो 3 चीजें हमने आपको बताई इसमें, एक तो नॉर्मल स्पीड, इसके बाद रिलेटिव स्पीड, और अगला हमने आपको बताया एवरेज स्पीड। इन तीनों चीज़ों का कंसेप्ट जो है आप निश्चित रूप से जो है समझते रहिएगा। आज के टाइम और डिस्टेंस के वीडियो में यहीं तक बात, और आशा है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये चीज़ दोहराता हूँ कि जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। यूपीएससी के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से टाइम और डिस्टेंस भी है। लगभग हर साल जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कुछ नेक्स्ट बातें करेंगे टाइम और डिस्टेंस से संबंधित, और साथ साथ अब हम लोग क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। आपको मालूम है कि जो हमने शेड्यूल दिया था इसमें एक स्पेशल 3 क्लास इसमें हमने रखी है टाइम और डिस्टेंस में, और इसके साथ साथ एक स्पेशल क्लास रखी है। मतलब लगभग 4 हम लोगों के पास जो है क्लासेस हैं, और आई थिंक कि 4 क्लासेस में हम लोग अपनी बात टाइम डिस्टेंस की यूपीएससी के सीसेट के अकॉर्डिंग पूरी कर लेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।